हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स थर्ड यूनिट का पार्ट सेकंड। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं कवर कर चुकी हूँ। तो चलिए पार्ट सेकंड आज शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है प्रोडिक्शन फंक्शन, दैट इज कॉप डॉगलेस प्रोडिक्शन फंक्शन। ये आपका ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी गाइडलाइंस में, अगर आपने गाइडलाइंस देख ली है बिजनेस मैथमेटिक्स की जो मैंने डाली हुई है वीडियो, वो ध्यान से देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें ये साफ साफ लिखा है कि आपको कॉक डॉगलेस प्रोडिक्शन फंक्शन करना है। तो देखो, हम ना किसी भी अकोमोडिटी को जो प्रोड्यूस करते हैं तो कई सारे फैक्टर ऑफ प्रोडिक्शन हमारे लगते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, तुम्हें पता ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए हमने सिर्फ दो फैक्टर लिए कि सिर्फ लेबर हमारी लग रही है और हमारी कैपिटल लग रही है। लेबर को हम डिनोट करते हैं एल से और कैपिटल को डिनोट करते हैं के से। तो हमारा कॉक डॉगलेस प्रोडिक्शन फंक्शन जो है वो ये कहता है कि हमारा जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो फंक्शन है लेबर और कैपिटल का, क्योंकि उसमें सिर्फ लेबर और कैपिटल यूज हो रही है। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर ए एल टू द पावर ए के -1 - a इस तरीके से कुछ आता है। देखो अभी के लिए ना तुम इतना ही समझ लो कि बस ये सारी चीजें हैं, अभी मैं बस क्वेश्चन करा रही हूँ और फिर तुम्हें पूरा उसी में समझा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि प्रोडिक्शन फंक्शन ऑफ द फर्म इज, प्रोडिक्शन फंक्शन दे रखा है p इज इक्वल्स टू 20 l टू द पावर 1/3 k टू द पावर 2/3। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोडिक्शन फंक्शन है ना वो हमारे उसी तरीके के फंक्शन में है जिस तरीके से हमें दिखा रखा था अभी। जो मैंने आपको बताया कि कॉक डॉगलेस प्रोडिक्शन फंक्शन क्या कहता है कि p इज इक्वल्स टू f, वो फंक्शन है l और k का, जो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है a l l टू द पावर a k 1 - a। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा जो a है दैट इज 1/3 और हमारा 1 - a, k की पावर क्या है 1 - a। तो अगर हम 1 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 2/3। ठीक है, और वही हमारी k की पावर है। तो कॉक डॉगलेस प्रोडिक्शन फंक्शन जो हमने अभी पढ़ा है वो इस फॉर्म में होता है और इसी फॉर्म में हमारा ये दे रखा है। ठीक है, इतना समझ आया। अब बोला है फाइंड द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, हमें एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट बताना है, जहां एल हमारा 8 है, के हमारा 27 है और रिजल्ट भी इंटरप्रेट करना है। मैंने क्वेश्चन आपका ऐसा लिया है जिसमें सब कुछ पूछ रखा है और मैं आपको सभी अब एक बारी में ही बता दूंगी। तो देखो सबसे पहले हमने पूछा है कि हमें एवरेज निकालना है। अब हमारा सबसे हम जो अभी निकाल रहे हैं दैट इज एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर को हम एवरेज प्रोडक्ट और लेबर इस तरीके से डिनोट करेंगे। इसमें क्या होगा कि हम P को, हमारा जो पूरा प्रोडक्शन फंक्शन है उसको डिवाइड कर देंगे L से। ठीक है, ये चीज हमारा क्या दिखाता है, ये दिखाता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ इनपुट लेबर। ठीक है, कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है पर यूनिट ऑफ इनपुट लेबर का। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये प्रोडक्शन फंक्शन लेना है 20 l टू द पावर 1/3 k टू द पावर 2/3 और इसको डिवाइड कर देना है l से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे l से तो यहाँ पे रफ वर्क शो कर रही हूँ, 1/3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा हमारा दैट इज 2/3। ठीक है, वो भी माइनस का है ना, और पूरा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो अलग अलग तो डिवाइड करेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 l - 2/3 k 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर के रेस्पेक्ट में निकाली है। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि फंक्शन ये कहते हैं कि इसके अंदर दो हैं, लेबर और कैपिटल। तो हमें जो एवरेज और मार्जिनल चीज प्रोडक्ट निकालना है वो दोनों के रेस्पेक्ट में निकालना है। अभी हमने लेबर के रेस्पेक्ट में निकाला है, अब हम कैपिटल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अब हम कैपिटल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, तो इसे लिखेंगे एवरेज प्रोडक्ट और ये हमारा सबस्क्रिप्ट में k इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन फंक्शन डिवाइड बाय k। तो जब हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को, ये हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है कैपिटल के रेस्पेक्ट में, अब मैं इसमें वैल्यू डालूंगी। तो मेरी वैल्यू क्या थी, एल की वैल्यू थी मेरी 8 और के की वैल्यू थी 27। सो दिस इज 8 टू द पावर 1/3 एंड 27 टू द पावर -1/3। ठीक है, 20 जब 8 का क्यूब रूट होगा तो 2 आएगा और जब 27 का क्यूब रूट होगा तो 3 आएगा, लेकिन वो 1/3 होगा बिकॉज हमारी जो पावर है वो नेगेटिव में है। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 40/3। ठीक है, अब सिमिलरली मैं वैल्यू जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल और लेबर में डालूंगी। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी। सो आई हैव 8 - 2/3 एंड 27 2/3। ठीक है, 23, यहाँ पे जब मैं वैल्यू डालूंगी सो आई विल गेट 1/4 और यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, नाउ
5 and 3 3 जा 9, I will get 15. ओके, सिमिलरली अब MP K के लिए कैलकुलेट करूंगी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, सो 8 की पावर 1/3 एंड 27 टू द पावर -1/3, सो 42 इंटू 1/3। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी 80/3। अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। नाउ आई नीड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो देखो, जब मैं इस टर्म को इंटरप्रेट करूंगी तो मेरे पास इंटरप्रिटेशन ये होगी कि अगर मैं k को 27 पे होल्ड कर दूं तो मेरा आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर 45 यूनिट्स होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं जब इसको इंटरप्रेट करूंगी तो अगर मैं l को मतलब लेबर को 8 पे रख दूं, कांस्टेंट कर दूं, वहीं पे होल्ड कर दूं, तो मेरा आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल जो होगा वो 40/3 होगा। अब अगर मैं MPL को इंटरप्रेट करूंगी तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं अब ना k को कांस्टेंट रख के अपनी लेबर को 8 से 9 लेकर जाती हूँ, मतलब अगर मैं लेबर को इंक्रीज करती हूँ 8 से 9, तो मेरा जो आउटपुट है वो 15 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं अपनी लेबर को कांस्टेंट रख देती हूँ और मैं अपनी कैपिटल को 27 से 28 पे लेके जाती हूँ तो मेरा आउटपुट 80/9 यूनिट से बढ़ जाएगा। सो ये था आपका प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना इस प्रोडिक्शन फंक्शन से वो इसी तरीके से होंगे। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब चलते हैं इंटीग्रेशन पे। देखो, इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा है। मतलब जहाँ पे हम f को डेरिवेटिव करके f डैश निकालते थे, वहीं हम f डैश को इंटीग्रेट करके फिर से f कैलकुलेट करते हैं। तो इस चैप्टर में आपकी जितनी भी चीज़ें, जैसे आपने कोई भी एक फंक्शन की हेल्प से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला था या फिर इलास्टिसिटी वगैरह निकाली थी, अब आपको क्या करना है कि आपको मार्जिनल प्रोडक्ट दे रखा होगा और अब आपको फंक्शन कैलकुलेट करना होगा। तो पहले ना मैं आपको कुछ बेसिक पढ़ा देती हूँ इंटीग्रेशन के। और ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन में महारती हासिल करनी है या डिफरेंशिएशन में बिल्कुल महारती हासिल करनी है। आपको बेसिक इंटीग्रेशन भी आता होगा ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कराओगे। ये नहीं है कि आपको बस इंटीग्रेशन की हार्ड टू हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, नहीं, बस बेसिक इंटीग्रेशन सीख लो और बाकी कॉन्सेप्ट सीख के जाओ जहां पे तुम्हें वो लगाने। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है कि f डैश एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब ये डिफरेंशिएट करके मेरे पास 3 आया। अब मुझे क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला सिंबल लगाऊंगी, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। फिर मैं इसको लिखूंगी एंड dx। ठीक है, मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो दिस इज इंटीग्रेशन सिंबल 3 इंटू डी एक्स। ओके, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास आएगा 3x प्लस c जो होता है वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, तो आपको ये लिखना होता है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसी को 3x को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रही होती तो मेरे पास क्या आता, आपने अभी डिफरेंशिएशन सीखा है तो आपके पास 3 ही आता। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करके अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास वही वाली वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब कुछ मैं बताने वाली हूँ आपको बेसिक इंटीग्रेटिव फॉर्मूले, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको यही याद हो जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले मैंने लिख दिए। सबसे पहले है कि अगर आप किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हो, अब मैं साइड में ना एग्जांपल आपको यहीं लेके समझाती रहूंगी। मान लो आपको इंटीग्रेट करना है 3, ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है कि आपको 3 का इंटीग्रेशन करना है। तो आपके पास क्या आएगा, 3x प्लस सी इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, और 3x आपका ये आएगा, देखो इसी फॉर्म में आ गया, kx प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा है कि अगर आपको ऐसे कुछ दे रखा होगा x टू द पावर n, तो उसका इंटीग्रेशन करना है तो आपने क्या करना है, पावर एक ऐड हो जाएगी और डिवाइड में आ जाएगी। जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि पावर लेस हो जाती है और इनटू में आ जाती है, पहले इनटू में आती है फिर लेस हो जाती है। यहाँ पे क्या करना है, पावर आपको ऐड करनी है और ऐड करने के बाद डिवाइड में लेके आनी है, मल्टीप्लाई में नहीं लेके आनी। मतलब जो भी डिफरेंशिएशन में करा उसका जस्ट उल्टा। एग्जाम्पल से समझे तो मान लो ये मेरा फंक्शन है और मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इंटू डी एक्स लिखा जाएगा। अब क्या करना है, पावर एक ऐड करनी है, तो x की पावर 3 है तो +1 कर देंगे और इस 3 + 1 को हम इंटू में भी लिखेंगे, वो डिवाइड में भी लिखेंगे, तो डिवाइड में 3 + 1 4, तो ये आ जाएगा, प्लस हमारा जो कांस्टेंट है c वो आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा x की पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। देन नेक्स्ट है 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है log x, ये तो आपको बहुत अच्छे से रटना ही है। ठीक है, जब आपकी वो आएगी ना
इलास्टिसिटी निकालने, इलास्टिसिटी से आपको फंक्शन निकालना होगा, इलास्टिसिटी दी होगी वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसको याद रख लो। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। और इसको भी याद रखना है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। ये तो बहुत सिंपल है कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। अब आता है ये, देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है एक, मतलब एक फंक्शन है 2 द पावर x। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है इसमें है कि कोई कांस्टेंट होगा, उसकी पावर में कोई वेरिएबल होगा, मतलब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल। ये कांस्टेंट है, इसकी पावर में वेरिएबल, ऐसे भी हो सकता था 3 की पावर में y, कोई भी वेरिएबल। तो उस केस में इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली याद रखना है कि क्या होगा, 2 द पावर x अपॉन log 2 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। इन तीन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद ही रखना है कि अगर आपको कोई भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल दिया है तो उसका इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा के एफ एक्स डी एक्स, मतलब अगर कोई हमें ऐसे फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इस केस में हमें क्या करना है, कांस्टेंट को ले लो बाहर, हम इसे ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, हमें बस x को इंटीग्रेट करना है। और इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अभी इसकी पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी 5 है, बाहर ही रहेगा, ठीक है। और पावर हो जाएगी x 1 + 1, और अब ये पावर डिवाइड में चली जाएगी, तो 2 हो गया, 2 हमारा डिवाइड में चला जाएगा, प्लस c, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5x² अपॉन 2 प्लस c। समझ आया, इस तरीके से करना है। अब हमारा नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई भी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स दे रखा हो, जैसे कि मैंने ये लिखा है, ये मेरा फंक्शन है 2x², इसको आप कंसिडर कर सकते हो एफ एक्स और इसको कंसिडर करते हो जी एक्स। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी इंटीग्रेट 2x², बीच में प्लस है तो प्लस ही लूँगी, फिर इंटीग्रेट 3x, ठीक है, और यहाँ पे dx लिखा जाएगा। और मैंने अलग अलग टर्म को अब इंटीग्रेट करूंगी, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ पे बीच में माइनस ले लेती और अब अलग अलग टर्म को इंटीग्रेट कर देती। आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि हमें डिफरेंशिएट करके फंक्शन दे रखा है 3x² + 2x, और ये दे रखा है कि y तो 4 था और x 1 था। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन का सिंबल निकालना है, ठीक है, इधर भी और इधर भी। ओके, इस साइड का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, वो जो बेसिक फॉर्मूले लगाए उसके हेल्प से। अब इसे देख लो, जब ये डिफरेंशिएट कर रहा है, देखो जब मैंने y को डिफरेंशिएट किया होगा तो मेरा dy/dx आया होगा। अब मैं dy/dx को अगर इंटीग्रेट करूंगी तो मेरा y आ जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आएगा y = अब देखो इसे कैसे इंटीग्रेट करना है, आप इसे अलग अलग कर सकते हो, यहाँ पे dx लिखा जाएगा, आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे 3x² dx प्लस 2x dx, ऐसे भी कर सकते हो, चाहे साथ में लिख के भी कर दो, अगर तुम कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 3 बाहर चला जाएगा, मैंने बताया था अगर कोई कांस्टेंट होता है तो वो उसे एज इट इज रखते हैं। अब इसका क्या होगा कि पावर 1 प्लस हो जाएगी और फिर ये प्लस होके पावर अपॉन में आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी यही होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा एज इट इज, पावर 1 प्लस हो जाएगी और अपॉन में ये पावर आ जाएगी, प्लस आएगा c हमारा है कांस्टेंट। सो y = ये आ गया हमारा, देखो अब हमारा ये आ गया, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, सो फाइनली हमारे पास आंसर ही आ जाएगा x³ + x² + c। बट अभी हमारे पास y और x दोनों की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू डाल देंगे। y की वैल्यू क्या थी 4 और x की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे जब 1 लिखेंगे तो 2 + c आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, c की वैल्यू है 2। अब जब आपके पास कभी भी x और y की वैल्यू दे रखी हो तो आपको c की वैल्यू कैलकुलेट करके फाइनल आंसर देना है, और फाइनल क्या है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है जब कभी भी आपको एक्स वाई की वैल्यू दे रखी हो। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन है कि हमको ना एवरेज कॉस्ट फंक्शन या फिर मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन मतलब MC या फिर AC दिया होगा और हमसे पूछा जाएगा कि आपको कॉस्ट फंक्शन इसका निकालना है, ठीक है। तो देखो जब हमने हमारे पास कॉस्ट फंक्शन था उसको हमने डिफरेंशिएट करके MC कैलकुलेट किया था, तो अब हम MC को मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करके कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको चीज़ें ढंग से समझ आए। तो देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर एक्स पेयर ऑफ शूज। हमें मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है,
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शूज इज 1200, फाइंड द टोटल एंड एवरेज कॉस्ट। अब हमें ना कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, मतलब हमें एमसी दे रखा है, एमसी इज इक्वल टू 6 प्लस 10x माइनस 6x²। हमसे पूछा है कि टोटल कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। टोटल को हमें टोटल और एवरेज कॉस्ट फंक्शन पूछा हुआ है और हमें टोटल कॉस्ट ऑलरेडी दे रखी है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो देखो हमें एमसी दे रखा है जिसे हम dx अपॉन dc अपॉन dx लिख सकते हैं। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगी, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करूंगी। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास आएगा c, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको जो बेसिक इंटीग्रेशन है आई होप वो तो सीख ही लिया होगा, तो अब इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 6x प्लस 10x² अपॉन 2 माइनस 6x³ अपॉन 3, ठीक है। यहाँ जब हम इसे कट करेंगे यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे कट करने पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा फाइनली c इज इक्वल्स टू 6x प्लस 5x² माइनस 2x³ प्लस k हमारा क्या है, k हमारा कांस्टेंट है। देखो पहले मैं c एज अ कांस्टेंट ले रही थी, बट यहाँ पे कॉस्ट ऑलरेडी दे रखी है तो मैंने यहाँ पे k ले लिया एज अ कांस्टेंट। आप कुछ भी ले सकते हो, ओके। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो हमारी कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग अ पेयर इज 1200, ठीक है, 1200 इतनी है। अब देखो हमने x की वैल्यू क्या लेंगे, अब हम एक पेयर की जो कॉस्ट है वो 1200 है, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू को 1 ले लेंगे यहाँ पे, और x की वैल्यू 1 रख के हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूंगी मेरे पास आएगा 6 5 2 प्लस k। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1191, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल c आएगा, c इज इक्वल टू 6x प्लस 5x² माइनस 2x³ प्लस 1191। अब हमसे ना क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी हुई थी कि हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट तो ये आ गई, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे x से, यही तो होती थी हमारी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को x से डिवाइड कर देंगे। जब हम इस पूरे फंक्शन को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 5x माइनस 2x² प्लस 1191 डिवाइड बाय x। हमारे पास ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा और आपको सॉल्व करना है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एप्लीकेशन, टोटल, फाइंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन गिवन द मार्जिनल रेवेन्यू। अभी हमें मार्जिनल कॉस्ट दे रखी थी और हमसे एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट मांगी जा रही थी। अब हमें क्या दे रखा है, एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है और हमसे टोटल रेवेन्यू जो है वो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो अगर तुम्हें मार्जिनल रेवेन्यू देके टोटल रेवेन्यू फाइंड करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बस इतना ही करते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, हमें मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, दैट इज MR इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1। हमें ये दिखाना है कि एवरेज रेवेन्यू हमारा ये है, मतलब हमारा एवरेज रेवेन्यू ये आएगा। तो जब भी आपको मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट दे रखी हो और आपको एवरेज पे जाना हो तो उससे पहले आपको टोटल पे जाना पड़ता है, टोटल के बाद ही आप एवरेज पे जा सकते हो। तो सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। तो देखो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ये है। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, dr अपॉन dx इंटीग्रेशन 4 2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। अब हमें करना है इसको इंटीग्रेट। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो r हो जाएगा और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम 4 को ले लेंगे बाहर, 4 हमारा कांस्टेंट है उसको ले लिया बाहर, और 2x प्लस 3 जो था वो हमारा अपॉन में था, जब हम उसे ऊपर लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव में चली जाएगी और यहाँ आ जाएगा 1। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगी तो सबसे पहले ये जो पावर थी, पावर एक ऐड हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। अब -2 में जब आप 1 प्लस करोगे तो ये -1 हो जाएगी, पावर एक बढ़कर और फिर ये अपॉन में भी आती है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन -1। अब देखो मैंने एक चीज़ आपको शायद नहीं बताई होगी बेसिक्स में, बट अब आगे तो मैं बता रही हूँ। जब भी x के कॉफिशिएंट में जो भी टर्म होती है और आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो वो भी अपॉन में आती है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 है और मैं इसको इंटीग्रेट करके, मतलब ये मेरा आंसर आ रहा है, तो x के कॉफिशिएंट में जो टर्म होगी, जैसे 2 है
तो वो भी अपॉन में जाएगी। मैंने एकदम से आपको स्टार्टिंग में सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर दिमाग ना ऐसा हो जाता है कि यार इतना सा आ रहा है अब नहीं पढ़ रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी वहीं पे थोड़ा थोड़ा बताती रहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा। और देखो ये हमारा -1 था ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस के हमारा कांस्टेंट है तो इसलिए के भी, ठीक है। और 4 ये हमारा बाहरी था, अब इसे अंदर हम ले लेंगे। चलो अंदर लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 से 2 इसे काट देते हैं तो ये 2 बचेगा, ठीक है। तो जब मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आएगा 2/2x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस के, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमें एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पहले के की वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें कहीं कुछ नहीं बोला था कि आर कितना है या के कितना या फिर हमारा एक्स कितना है। अब जब हमारे पास एक्स और आर की वैल्यू नहीं है तो हम के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, आर इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 0। आपको दोनों चीज़ों को 0 ले लेना है और के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो अब मैं यहाँ r को भी 0 लिख दूंगी और x को भी 0 लिख दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास ये आएगा। जब मैं इसे इस साइड लेके जाऊंगी तो मेरे पास k की वैल्यू आएगी 2/3। ओके, नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ k और अब मैं पूरे फंक्शन को ढंग से लिख सकती हूँ। देखो मेरे पास जो टोटल रेवेन्यू है वो ये आ जाएगा। अब टू फाइंड द एवरेज रेवेन्यू मुझे क्या करना है, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देना है x से। तो जब मैं इस फंक्शन को डिवाइड करूंगी x से तो मेरे पास आंसर आएगा 4 6x प्लस 9 माइनस 1, ये मेरे पास आ जाएगा आंसर। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें कहा था कि हमें प्रूव करना है p इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया है वो मैंने आपको बताया है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 4 6x प्लस 9 माइनस 1, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये p क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो हमारे पास रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस की मल्टीप्लाई हम नंबर ऑफ क्वांटिटी से करते हैं। अब मैं अगर इसको x से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, प्राइस ही तो बचेगा। तो मैं ए आर की जगह पे मैं प्राइस भी तो लिख सकती हूँ, बात तो सेम ही रहेगी, ठीक है। Now we have the next application to find the maximum profit if marginal revenue and marginal cost function are given. हमें मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कोस्ट फंक्शन दिए होंगे और हमसे मैक्सिमम प्रॉफिट मांगा गया होगा। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है मार्जिनल कोस्ट एंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन आर गिवन। हमें मार्जिनल कोस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है। हमें बोले कि फिक्स्ड कॉस्ट 200 है, हमें बताना है डिटरमाइन मैक्सिमम प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस फॉर दिस प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट बताना है वो भी मैक्सिमम, और कितने नंबर ऑफ आइटम हम प्रोड्यूस करेंगे उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमें निकालना है प्रॉफिट। अब नॉर्मली मैंने प्रॉफिट का क्या बताया था कि प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यही होता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है तो वो कैसे आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन तो हमें दे रखा है ना, तो उससे हम पहले मार्जिनल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा मार्जिनल प्रॉफिट हो गया। पहले हम रेवेन्यू लिखेंगे 30, उसमें से माइनस करेंगे 20 माइनस x/2, ठीक है। तो हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा 10 माइनस x/2, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट है, हमें टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखो जब हमने प्रॉफिट को डिफरेंशिएट किया होगा तो अब हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट आया होगा। अब अगर मैं मार्जिनल प्रॉफिट को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो मतलब इस फंक्शन को हम अब करेंगे इंटीग्रेट। वी हैव दिस। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगी। एंड dx। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे p आ जाएगा मतलब प्रॉफिट, और जब अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर 20 इंटू 2। पावर एक बढ़ती है और पावर फिर वो अपॉन में चली जाती है, ठीक है, प्लस के, ये हमारे पास आ जाएगा। देखो अब हमें क्वेश्चन में दिया था कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 200 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा प्रॉफिट 0 भी होगा तो वहां पे भी मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो इनकर होगी। ये थोड़ा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। अगर प्रॉफिट 0 भी हुआ तो भी फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर होगी ना। मतलब अगर मैं ये लिखूं कि p इज इक्वल्स टू 200, जहाँ पे हमारा जो x है वो 0 है, तो क्या ये सही है। अगर मैं x यूनिट मतलब मैं कोई भी यूनिट ना बनाऊं, x मेरा 0 है तो भी मेरा प्रॉफिट माइनस में 200 हो जाएगा, है ना। तो अब मैं x की वैल्यू 0 और प्रॉफिट की वैल्यू -200 पुट करके k मतलब जो मेरा कांस्टेंट था उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगी।
तो देखो मैं यहाँ पे p की वैल्यू रखूँगी -200 और x की वैल्यू में मैं 0 0 पुट करूँगी। यहाँ 0 करूँगी तो 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी, तो मेरे पास आएगा k इज इक्वल्स टू -200। तो अब अगर मैं अपना प्रॉफिट फंक्शन लिखूँ तो वो हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 40 माइनस 200। ये मेरा हो गया पूरा प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में मुझसे पूछा था कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। देखो मैंने प्रॉफिट तो निकाल लिया, अभी प्रॉफिट मैक्सिमम है या नहीं ये बात का पता मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम पहले डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे, मतलब सेकेंड यूनिट कर रहे थे और या फिर थर्ड यूनिट भी कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमें ये पता करना होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उस केस में हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। मतलब डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। अगर ये लेस देन 0 होता है तो मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा प्रॉफिट मिनिमम होता है। देखो अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे नंबर ऑफ यूनिट भी निकालनी है जहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो है मैक्सिमम है। तो मैं क्या करूँगी, ये वाला जो मेरा फंक्शन है यहाँ पे मैं इस पूरे टर्म को उठा के इक्वल्स टू 0 रख दूंगी। अब इतना करने के बाद हमसे ये बोला गया है कि हमें नंबर ऑफ आइटम भी बताने हैं जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरा जो मार्जिनल प्रॉफिट का फंक्शन आया था उसको मैं इक्वल्स टू 0 लिख दूंगी। देखो ये पहले वाला कॉन्सेप्ट ही है, जब हम क्या करते थे नंबर ऑफ यूनिट निकालते थे डिफरेंशिएशन के केस में भी मैंने तुम्हें सिखाया था कि हम डी पी अपॉन डी एक्स को इक्वल्स टू 0 रख देंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। मेरा डी पी अपॉन डी एक्स 10 माइनस एक्स बाई 2 था। अब अगर मैं इसे इक्वल्स टू 0 रखूंगी तो इस केस में मेरा क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 200 मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ यूनिट मैक्सिमम है या मिनिमम है, मतलब इस टाइम पे इस नंबर ऑफ यूनिट पे मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इस बात का पता करने के लिए हम क्या करते थे, डबल डिफ्रेंसिएशन करते थे। मतलब डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर करते थे, और अगर वो लेस देन 0 होता है इसका मतलब इस नंबर ऑफ यूनिट पे मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब इसका हम डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अब मुझे इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करना है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो अब इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंसिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/20 जो कि हमारा लेस देन 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 200 पे मेरा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता, अभी हमें प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये फंक्शन था, मतलब जो हमने टोटल प्रॉफिट निकाला था उसके अंदर हम x की वैल्यू जो है वो 200 रख के अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 10 इंटू 200 माइनस 200 मतलब स्क्वायर है 40 माइनस 200। ठीक है, यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास ये सब माइनस करके, ये डबल 0 है, माइनस करके आ जाएगा 800। मतलब जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 800 होने वाला है, और जो मुझे कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ एक्स मतलब जो यूनिट है वो 200 प्रोड्यूस करके, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आगे की एप्लीकेशन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। अब जब इंटीग्रेशन में हमारी एक लिमिट आ जाती है, मान लो a से b तक की लिमिट, तो उसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। मान लो मेरे को ना एक किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, लेकिन उसकी एक एरिया में करना है, कि जैसे मान 0 से लेकर 2 तक का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो हमारी लिमिट हो जाती है, बस इतना ही इसमें होता है। इसमें जब हम क्वेश्चन करते हैं, मेरा ये फंक्शन मैंने लिया है, मेरे को एफ एक्स मेरा फंक्शन है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम लिमिट a टू b। ऊपर से नीचे नहीं पढ़ी जाती, नीचे से ऊपर पढ़ी जाती है, a टू b। तो मैं क्या करूँगी, जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगी तो मेरे पास जो भी फंक्शन आएगा उसके पहले वाले उसमें मैं रखूँगी b माइनस दूसरे वाले में a। इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। ठीक है, एक बारी ना एक इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं सो दैट आपको समझ आ जाए ढंग से। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि मेरे को x का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है 1 से 2 तक की। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या करना है, देखो पहले मैं नॉर्मल इंटीग्रेशन करूँगी जैसे करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे मेरी ऐसे लिमिट चलेगी 1 से 2 तक, इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पे x की जगह पे 2 रखूँगी, मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लगाऊंगी बीच में, और फिर x की जगह पे रखूँगी 1 स्क्वायर अपॉन 2, और इस वैल्यू को कैलकुलेट करके आंसर निकालूंगी। ठीक है, इस तरीके से होता है डेफिनेट इंटीग्रल।
डेफिनेट इंटीग्रेशन का ना बहुत मतलब इंपॉर्टेंस है जब आप कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस वगैरह निकालोगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एप्लीकेशन, और इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। हमारा है टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ओवर अ टाइम। देखो यहाँ पे टाइम दे रखा है, ध्यान रखना। अगर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट दिया है और फंक्शन हमारा टाइम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब ना इसको करने से पहले एक थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो हमें पता है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट के अंदर दो चीज़ होती है, एक होता है हमारा रेवेन्यू और दूसरा होता है हमारा कॉस्ट, ठीक है। हम ये मानते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू है ना वो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा होता है और उसके धीरे धीरे हमारा रेवेन्यू घटता चला जाता है। मतलब रेवेन्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी ओवर अ टाइम, फंक्शन ऑफ टी मतलब ओवर अ टाइम हमारा रेवेन्यू कम होता चला जाता है। लेकिन अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट मेरी स्टार्टिंग में तो कम होती है, लेकिन ओवर अ टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टी मतलब कॉस्ट ओवर अ टाइम हमारी बढ़ती चली जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती चली जाती है, तो कॉस्ट हमारी बढ़ती चली जाती है। देखो अगर मैं रेवेन्यू को ग्राफ में शो करूं टाइम और रेवेन्यू के प्लॉट पे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ग्राफ मेरा कुछ ऐसे नीचे की तरफ आएगा। मतलब रेवेन्यू इस टाइम में, पहले स्टार्टिंग में मेरा रेवेन्यू इतना ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद जब टाइम मेरा बढ़ा तो मेरा रेवेन्यू भी जो है वो कम हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं कोस्ट फंक्शन को बनाना चाहूँ, फिर से टाइम और इस एक्सिस पे ले लेते हैं हमारी कोस्ट, तो हमारा कोस्ट फंक्शन कुछ ऐसा आएगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि जब मेरा टाइम कम था तो मेरी कॉस्ट भी कम थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मेरी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, है ना। इतना समझ आ रहा है? तो अगर मैं इस कॉस्ट और रेवेन्यू को एक साथ बनाऊं तो मेरा कॉस्ट का फंक्शन इस तरीके से, मतलब ग्राफ इस तरीके से जाएगा, रेवेन्यू का इस तरीके से आएगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये जो टाइम है, इस टाइम पे जो मेरा प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सकता है। मतलब ये वो टाइम है जहाँ पे जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू है इज इक्वल्स टू जो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी, ठीक है, इस टाइम पे। और ये टाइम मेरा वो है जहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। तुम्हें ना ये ग्राफ बनाने को बिल्कुल नहीं आएगा, ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा रही थी ताकि मैं आगे जब आपको एप्लीकेशन कराऊँ तो आपको ये ना लगे कि अरे हवा में क्या करा दिया है, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू हमारा डिक्रीज होता है, कॉस्ट हमारी बढ़ती है। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होते हैं, और जिस टाइम पे दोनों इक्वल होते हैं वो टाइम होता है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट का। देखो मैं टाइम बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो टी के हैं, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन करना मतलब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, सपोज दैट व्हेन अ टी ईयर्स ओल्ड एन इंडस्ट्रियल मशीन जनरेट अ रेवेन्यू एट अ रेट ऑफ आर। तो रेवेन्यू फंक्शन हमें दे रखा है रुपी पर ईयर, रिजल्ट इन अ कोस्ट, इससे कोस्ट कितनी जनरेट होती है, सी इज इक्वल्स टू कोस्ट का फंक्शन दे रखा है। हमसे पूछा है हाउ मेनी ईयर इन अ यूज ऑफ मशीन प्रॉफिटेबल, मतलब कितने टाइम तक जो मशीन है वो प्रॉफिटेबल रहेगी। देखो अगर मैं कहूँ कि पहले साल, तो पहले साल मेरा रेवेन्यू ज़्यादा होगा कॉस्ट से, फिर दूसरे साल, तीसरे साल, ऐसी एक टाइम ऐसा आएगा, अभी मैं ज्यूम कर लेती हूँ कि वो टाइम टी है, जहाँ पे मेरा रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मेरा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। लेकिन इस पीरियड के बाद, इस टाइम के बाद T+1 में, मतलब इसके अगले साल से जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है ना वो ज़्यादा हो जाएगी मेरे मार्जिनल रेवेन्यू तक। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टाइम T था इस तक ही मेरा जो मशीन है वो यूज़ करनी मेरी प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ रहा है। इतना समझ आया? अब नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम टी में मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, और यही हमारा टाइम होगा जब हमारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर मुझे वो टाइम निकालना है, वो टी वाला मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँ, मैं इन दोनों को इक्वल रख दूँ, मतलब ये मार्जिनल रेवेन्यू को मैं मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रख दूँ। तो अब हम यही करेंगे, हम इस फंक्शन को 6025 माइनस 8t² इज इक्वल्स टू 4681 प्लस 13t², हम इसे इक्वल रख के बस अब सॉल्व कर देंगे। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो 6025 माइनस 4681 आएगा, और ये इधर साइड मेरा प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पे 21t² हो जाएगा, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करने पर मेरा आएगा 1344 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल्स टू t², और जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा t² इज इक्वल्स टू 64 और t इज इक्वल्स टू 8। मेरे पास t इज इक्वल्स टू 8 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा पहला क्वेश्चन था
कि हमें कितने साल तक प्रॉफिटेबल रहेगा, उसका आंसर है 8 ईयर्स तक। 8 ईयर्स तक मशीन को यूज करना प्रॉफिटेबल रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेट अर्निंग जनरेट बाय मशीन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के पीरियड के टाइम पे, इस पूरे पीरियड में, मतलब 0 ईयर से लेके 8 साल तक के पीरियड में कितना प्रॉफिट उसने जनरेट किया होगा। नाउ टू फाइंड दिस, सबसे पहले हम निकालेंगे मार्जिनल प्रॉफिट। निकालेंगे मार्जिनल प्रॉफिट को निकालने के लिए हम मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट माइनस करेंगे, जिसे माइनस करके हमारे पास आएगा 1344 माइनस 21 टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और किस पीरियड का टोटल प्रॉफिट, 0 से लेके 8 तक का। ठीक है, तो अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम अ डेफिनेट, और डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम अ पीरियड 0 से 8, क्योंकि हमें प्रॉफिट कब तक का निकालना है, इन 8 साल का। देखो अब हम इसे इंटीग्रेट करें 0 से 8 से, और यहाँ पे मैंने dt लिखा है, dx नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है वो t है, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे dt लिखूंगी। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रही होती तो dx लिखती। ठीक है, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ p आ जाएगा प्रॉफिट, यहाँ पे जब इंटीग्रेट होगा तो यहाँ आएगा 344x माइनस 21 टी क्यूब अपॉन 3, मतलब पावर 1 बढ़ जाएगी और फिर अपॉन में चली जाएगी। ठीक है, प्लस हमारा जो कांस्टेंट है वो हम नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अब हमारे पास लिमिट है, वी हैव अ लिमिट 0 to 8। कांस्टेंट हम तब लेते थे जब हमारे पास लिमिट नहीं होती थी, अब हमारे पास ऑलरेडी लिमिट है तो हम बस उसका यूज करेंगे। ये अब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, 7 आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वो t की जगह पे 8 रखेंगे, और उसके बाद t की जगह पे 0 रख के इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम यहाँ पे 8 रखेंगे तो इट विल बी 1344 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 8 का क्यूब। देखो जब मैं यहाँ 0 रखूंगी t की जगह पे, और यहाँ पे भी, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस 0। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगी, यू विल हैव योर कैलकुलेटर्स, उसकी हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास प्रॉफिट आएगा 7168, और ये है आपका आंसर। अब आपको समझ आया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का कहाँ यूज होता है, जब आपको एक डेफिनेट पीरियड में कुछ चीज निकालनी हो, जैसे हमें यहाँ निकालनी थी 0 से 8 ईयर तक की। देखो मैंने आपको बताया था 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली log x होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर log x प्लस log y दे रखा है तो आप उसको डायरेक्टली log x इंटू वाई लिख सकते हैं। अगर प्लस है तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको log x माइनस log y दे रखा है तो उस केस में आप log बाहर ले लेंगे और इनको डिवाइड में डाल देंगे। जो पीछे टर्म है वो नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में, जो आगे टर्म है माइनस से पहले वो न्यूमरेटर में चली जाएगी। बस इतनी प्रॉपर्टी याद रखना। और अब हम चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे, नई एप्लीकेशन पे। सो हमारी एप्लीकेशन है टू फाइंड द डिमांड फंक्शन। हमें डिमांड फंक्शन फाइंड करना है इस बार, लेकिन हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हो गई होगी। पहले हमें मार्जिनल डिमांड फंक्शन दे रखा था, मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू दे रखी थी, लेकिन इस बार हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी गई होगी और हमें डिमांड फंक्शन निकालना होगा। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज ऐसे थ्योरेटिकल आपको समझाऊंगी तो इतना समझ नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन। तो देखो हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ फॉर एन अकोमोडिटी। हमें प्राइस इलास्टिसिटी दे रखी है, हमें पूछा है डिमांड फंक्शन बताओ अगर क्वांटिटी डिमांडेड 8 यूनिट है और प्राइस 2 है। तो हमें पहले तो डिमांड फंक्शन पता करना है, उसके बाद हम क्वांटिटी 8 और प्राइस 2 डाल के उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो हमारी, चलो इस क्वेश्चन को करना ना शुरू करते हैं। देखो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था, मतलब एन डी का हमारा फॉर्मूला था माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी। यही होता था ना जो हमने सीखी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये फॉर्मूला रखेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3p अपॉन p माइनस 1 एंड p प्लस 2। यहाँ p से मैं p कैंसिल कर सकती हूँ। ठीक है, और ये बचा मेरा dp और यहाँ पे dx। ठीक है, और अपॉन में x। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस dp को, अब क्योंकि p वाली सारी टर्म इधर है तो मैं इस dp को इधर ले जाऊंगी और यहाँ पे बस dx अपॉन x बच जाएगा। तो मेरा इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ कि dx अपॉन x प्लस 3dp अपॉन p माइनस 1 p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्या मैं लिख सकती हूँ? आप इसे खुद से देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इसे इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी, ठीक है,
dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ dp के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगी। तो अब इसे अगले पेज पे मैं इंटीग्रेट करके दिखाती हूँ। देखो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ ना। अब 1/x का इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, log x। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा log x प्लस, इसको मैं अलग अलग लिख सकती हूँ, मतलब मैं इसे ऐसे करके लिख सकती हूँ ना, p-1 इस तरीके से। अब देखो आप कहोगे कि मैम इसे ऐसे कैसे लिख दिया। देखो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि इस तरीके से इसे बनाना चाहूं तो मेरा ये ऐसे ही बन जाएगा। कैसे, मैं इधर इसकी मल्टीप्लाई करूंगी p-2, इधर इसकी करूंगी -p+1। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसे पूरा करके लिखूंगी तो मेरे पास ना यही आ जाएगा, यही वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे इस तरीके से यहाँ पे लिख लूंगी। क्यों, इसलिए मैंने लिखा है ताकि मैं इसे इजिली इंटीग्रेट कर पाऊँ। अगर मैं इसे साथ में रखती तो मुझे इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत पड़ती। देखो मैं इस टर्म को बिल्कुल ऐसे लिख सकती हूँ ना, बहुत ही ईजिली। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगी log x प्लस। अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले मुझे क्या करना होगा, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी p-1। ठीक है, और यहाँ पे -1/p+2। अगर मैं इसको फिर से ये वाली टर्म में लेके आना चाहूँ तो बहुत ईजिली ला सकती हूँ। तो मैं दिख ही रहा होगा, मैंने कुछ किया नहीं है, बस इसे अलग अलग लिख दिया। अब मैं इसे होल को ऐसे इंटीग्रेट करूंगी। ठीक है, मैंने इसे अलग अलग क्यों किया, क्योंकि मैं इस अकेले टर्म को आराम से इंटीग्रेट कर सकती हूँ, इसे अकेले कर सकती हूँ। बट अगर मैं इस पूरे को ऐसे करना चाहूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। तो अब इसे पूरे को इंटीग्रेट कर, तो जब मैं अब इसे इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास आएगा log p-1 माइनस log p-2, p+2। ठीक है, इज इक्वल्स टू log k। log k क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, तो मेरे पास log k मतलब कांस्टेंट होगा। ओके, अब सारी टर्म ये log में है। तो मैंने आपको log की प्रॉपर्टी बताई थी कि जब दो टर्म प्लस में होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और दो टर्म जब माइनस में होती है तो वो डिवाइड में चली जाती है। तो मैं इसे इस तरीके से लिख लूंगी log x p-1 अपॉन p+2। ठीक है, इज इक्वल्स टू log k। अब इधर भी log है और इधर भी log है, जब दोनों तरफ log होता है ना तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब मेरी दोनों तरफ का log जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास ये आ जाएगा आंसर। लेकिन अभी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो मेरा जो क्वेश्चन है वहां पे मुझे x की वैल्यू और p की वैल्यू दे रखी है, तो अब मैं बड़े इजिली x और p की वैल्यू डाल के k की वैल्यू निकाल लूंगी। मुझे x दे रखा है 8 और p दे रखा है 2। जब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगी तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी, एंड k की वैल्यू हो जाएगी मेरी k इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मेरा पूरा डिमांड फंक्शन आ चुका है। मेरा जो डिमांड फंक्शन है दैट इज रिक्वायर्ड डिमांड फंक्शन, वो आ जाएगा x p-1 अपॉन p+2 इज इक्वल्स टू 2। ये मेरा हो गया है पूरा डिमांड फंक्शन। ओके, या फिर इसे मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि x इज इक्वल्स टू 2 p+2 अपॉन p-1। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं और यहीं पे आपका जो आंसर है वो हो जाता है कंप्लीट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके आना है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। अब सबसे पहले ना फिर से कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ध्यान से, और उसके बाद मैथ्स की मिला के उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन करेंगे, जहाँ पे मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों कॉन्सेप्ट हमारे मर्ज होंगे। तो अब मैं कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। देखो मैंने एक ये ग्राफ लिया है जहाँ पे मैंने एक साइड लिखा है प्राइस और दूसरी साइड क्वांटिटी। अब मैं अगर आपको पूछूं कि जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, तो आपको सबको पता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये तो पता है ना सबको कि डिमांड कर्व नीचे की तरफ आता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है वो कम होती रहती है। यहाँ पे प्राइस इतना था तो हमारी डिमांड इतनी कम थी, प्राइस कम हुआ तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ गई, इतना तो पता है ना। तो डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अच्छा, अगर मैं वही बात करूं सप्लाई कर्व की, तो सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों, क्योंकि देखो मैं अगर सप्लायर हूं और मुझे पता चल रहा है कि कॉफी के प्राइस इस टाइम पे अच्छे मिल सकते हैं, कॉफी के जो दाम है वो बहुत अच्छे मिल सकते हैं, मैं कॉफी की सप्लाई फिर बढ़ा दूंगी। अगर मुझे लग रहा है कि चाय के दाम अच्छे मिल सकते हैं तो मैं चाय ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी। तो प्राइस के साथ साथ जो सप्लाई है वो बढ़ती है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, तो इसलिए सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और एक पॉइंट आता है जहां पे सप्लाई और डिमांड कर्व एक दूसरे को कट करती है, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम।
ये आपने 12th में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, 11th-12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसमें क्या है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, मतलब कोई भी सामान हमें इस प्राइस पे आराम से मिल सकता है। अगर देखो आपके सिलेबस में ना सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है, ये ध्यान रखना, मोनोपोली नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको परफेक्ट ही कंपटीशन पढ़ाऊंगी। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि एक प्राइस जो है, जो सप्लाई और डिमांड कर्व डिटरमाइन करता है, उस प्राइस पे ही सारा सामान मिलता है। तो मतलब हमारी P0 ये प्राइस है, इस पे हमें X0 क्वांटिटी मिलेगी और यही हमारा इक्विलिब्रियम है। अब इतना तुम्हें हो गया। अब मैं तुम्हें कुछ और बताती हूँ। भाई ये है अब एक चिंटू। चिंटू ना बहुत देर से इसने कुछ पानी वानी पिया नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्यासा है। तो अब बहुत 3 घंटे बाद इसको पानी पीना नसीब हुआ है। तो अब ये ना इसे 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल, आपको पता ही है, मिलती है। तो ये 20 रुपए की बोतल ना 50 रुपए में भी खरीदने को तैयार था, क्योंकि इसे प्यास ही इतनी तेज लगी थी। तुम्हें पता होगा जब आप कभी फेस्ट वगैरह में जाते हो तो वहां बॉटल्स वगैरह बहुत महंगी मिलती है, लेकिन आप फिर भी खरीद के पीते हो, ठीक है। अब चिंटू ना 50 रुपए देने को तैयार था, बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे आराम से वो बिस्लरी की बोतल 20 रुपए में मिल गई है। अब जब बोतल 20 रुपए में मिल गई है तो इसका मतलब क्या है कि 30 रुपए का इसे सरप्लस मिला। अब आप कहोगे कि पैसे इसके पास तो थे ही, इसे सरप्लस कहाँ से हो गया? देखो सरप्लस ऐसे हो गया, अगर ये दुकान वाला, मान लो ये मिंटू था और मिंटू दुकान वाला है, अगर ये मिंटू इससे कहता कि मुझे 50 रुपए दो, तो ये 50 रुपए देने को तैयार हो जाता, बट इसने मिंटू ने सिर्फ 20 रुपए ही मांगे, तो अब इसके 30 रुपए तो बच गए ना। मतलब जो इसे सेटिस्फेक्शन मिला वो पानी पी के वो मिला तो 50 रुपए का, लेकिन इसे पैसे सिर्फ 20 रुपए देने पड़े, तो 30 रुपए का हो गया सरप्लस। अब देखो अगर इसी चीज को मैं ग्राफ पे शो करूं, तो अब मैंने ना ये जो सप्लाई कर्व था वो हटा दिया, बस डिमांड कर्व लिया है। तो हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ये वो पॉइंट था इक्विलिब्रियम का जहां पे हमारा प्राइस आया था P0 और X0। अब जो चिंटू है, चिंटू को सामान जो है वो 20 रुपए का मिल गया। मान लो इक्विलिब्रियम प्राइस ही हमारा 20 रुपए का था, बट चिंटू 50 रुपए, ये जो हाईएस्ट प्राइस है ये 50 रुपए, ये भी पे करने को तैयार था। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस हुआ, ये 30 रुपए का जो डिफरेंस है, ये इसका चिंटू का कंज्यूमर सरप्लस हो गया, ठीक है। ये वाला एरिया हो गया कंज्यूमर सरप्लस का। अब आपको समझ आया? अब अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप ये बताओ कंज्यूमर का सरप्लस कितना है, तो आप इसे निकालोगे कैसे? सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा एरिया आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो ये जो प्राइस था 50 रुपए वाला, इसे मैंने नाम दे दिया P1, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से P1 तक का, ठीक है। 0 से P1 तक का जो भी आपका डिमांड फंक्शन है उसे आप कर दोगे इंटीग्रेट, तो आपके पास ये पूरा जो एरिया है इतना, ये जो रेड वाले से मैं बता रही हूँ आपको, ये पूरा एरिया आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना तो सिर्फ पिंक वाला एरिया है, तो अब आप क्या करोगे, इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया को माइनस करोगे। और ये क्या है? अब देख रहे हो तुम, ये तो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल ही तो है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पढ़ा है ना बचपन में, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ कितनी है? ये हो गई इसकी लेंथ 0 to x, ठीक है, और ब्रेथ कितनी हो गई 0 to p। तो अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको इसका एरिया माइनस करना है, तो मतलब आपको क्या माइनस करना होगा? x0 इंटू P0, ठीक है। इस अगर आप ये चीज कर देते हो तो आपको जो कंज्यूमर सरप्लस वाला एरिया है, ये पिंक वाला, ये मिल जाएगा। आपके ना क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना होगा और आपको सारे क्वेश्चंस में यही वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो चलो फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, डिमांड फंक्शन ऑफ एन कमोडिटीज P इज इक्वल्स टू 100 माइनस 8x, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस करस्पॉन्डिंग टू मार्केट प्राइसेस P। अब हमें सिर्फ मार्केट प्राइस दे रखा है और हमसे पूछा कंज्यूमर सरप्लस बताओ, ठीक है। हमें पता है कि जब भी हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना होता है, हमारा ऐसा कुछ ग्राफ होता है और हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना होता है। तो हमें P1 हमें X0 और P0 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इन्होंने हमें प्राइस तो दे दिया 4, लेकिन X नहीं दिया, लेकिन हम X को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम P पे 4 रखें तो क्या हमारे पास X नहीं आ जाएगा? तो अब हम क्या करेंगे, P की जगह पे रखेंगे 4 और X को कर देंगे फटाफट कैलकुलेट। जब हम X को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास X कैलकुलेट करके आएगा x इज इक्वल्स टू 12, हमारे पास x आएगा 12। तो अब हमारे पास P0 भी है और X0 भी है। अब हमें क्या करना है कि हमें पूरे का एरिया निकालना है, एंड फॉर कैलकुलेटिंग पूरे का एरिया हमें क्या करना होगा, इस डिमांड फंक्शन को करना होगा इंटीग्रेट,
ठीक है, इस पूरे का एरिया निकालने के लिए। तो अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। गाइस मैंने यहाँ पे जो लिमिट ली है वो 0 से x0 तक की ली है। मैंने आपको अभी बताया कि आप जो लिमिट है वो 0 से p1 तक की भी ले सकते हो। ठीक है, देखो ये डायग्राम देखो एक बार। अगर मैं इसे इस तरीके से देख रही हूँ, ऐसे मतलब अपवर्ड स्लोपिंग इस तरीके से देख रही हूँ, तो मैं p1 से और यहाँ 0 से p1 तक की भी ले सकती हूँ। बट क्योंकि मुझे p1 की कोई वैल्यू ऐसे गिवन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ कि मैं इसे इस तरीके से देख सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं x0 तक की 0 से x0 तक की लिमिट ले सकती हूँ। इसमें कोई फर्क नहीं है, आप चाहे इसे अगर p1 की वैल्यू दी है तो इस तरीके से देख लो, x0 की वैल्यू दी है तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, जैसे मैं अब कैलकुलेट करने वाली हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब इसे ना इंटीग्रेट करते हैं। जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगी, इंटीग्रेशन के बाद मुझे इसमें से माइनस करना होगा x0 इंटू p0, तो वो भी मैं अभी लिख लेती हूँ। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके मेरे पास आएगा 100x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट मेरी चलेगी 0 से 12 तक की, माइनस x0 इंटू p0। अब मेरा x0 और p0 क्या था, p0 मेरा था 4 और x0 था 12, सो 12 4 जा 48, तो मैं यहाँ माइनस कर दूंगी डायरेक्टली 48। अब मैं यहाँ पे पहले तो 12 रखूंगी x की जगह पे और फिर रखूंगी 0। जब मैं 0 रखूंगी तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, लेकिन जब 12 रखूंगी तो कोई वैल्यू आएगी ना, तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 100 इंटू 12 माइनस 4 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 48। 0 मैंने फिर भी लिख दिया है, वैसे तो लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं थी, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 576। ठीक है, और आपका यही है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू 576। ठीक है, यही आपका है आंसर। अब हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। नाउ अब पढ़ते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो देखो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए भी मैं आपको पहले एक इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी और फिर उसके बाद हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सेम मैं ग्राफ बनाने वाली हूँ प्राइस और क्वांटिटी का। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डिमांड कब हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ पे एक जगह ये इंटरसेक्ट करते हैं और इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब देखो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था P0 और X0। अब कुछ जो प्रोड्यूसर थे, ये सप्लाई कर्व है ना हमारा, कुछ जो प्रोड्यूसर थे वो यहाँ इस वाले पॉइंट पे दैट इज P2, इस वाले प्राइस पे भी अपना जो सामान था वो सप्लाई करने को तैयार थे, है ना। मतलब वो यहाँ पे भी अपना सामान सप्लाई करने को तैयार थे कम प्राइस पे, बट उन्हें P0 प्राइस मिल रहा है। P0 प्राइस क्या है, P0 हाइयर प्राइस है। तुम देख रहे हो डिफरेंस, यहाँ इतना डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है ये कंज्यूमर का सरप्लस है, ये वाला एरिया। क्यों, क्योंकि वो तो P2 पे भी सप्लाई करने को तैयार था, लेकिन अब उसे P0 प्राइस मिल रहा है जो कि ज़्यादा है, और ये वाला एरिया हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन में कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करने को आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इस वाले रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए, इस वाले रेक्टेंगल का। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा हमारा, P0 इंटू X0। हमने अभी पता किया है कि कैसे होगा। उसके बाद हम इसमें से ये वाला जो एरिया है नीचे वाला, ये जो हमारा नीचे वाला एरिया है ये, इसे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हम इस वाले एरिया को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस। सो हम क्या करेंगे, 0 से x0 तक की लिमिट लेंगे और ये जो हमारा फंक्शन होगा सप्लाई फंक्शन होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना 0 से x0 तक का, तो इसका ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और उस एरिया को हम टोटल वाले में से माइनस कर देंगे और हमारा ग्रीन वाला एरिया दैट इज कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। अब हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पे। So we have taken a question here. If the supply function of a particular commodity is 100, P is equals to x plus 20 x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा दे रखा है हमारे सप्लाई फंक्शन। हमसे बोला है कि जो मार्केट प्राइस है मतलब P0 इज इक्वल्स टू 25। फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। दो मेथड से हमें प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करना है, पहला विद रेस्पेक्ट टू x और दूसरा विद रेस्पेक्ट टू p। अब ये विद रेस्पेक्ट टू x और p क्या है, देखो मैंने आपको ये ग्राफ बना के बताया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था, ये P0 था, ये P2 था और ये X0 था।
अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x लेती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं लिमिट 0 से x0 तक की लूँगी, और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू p लेती हूँ तो इसका मतलब मैं लिमिट 0 से p0 तक की लूँगी। मतलब मैं इसे इस तरीके से ना देख के इस तरीके से देखूंगी, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। हम दोनों तरीके से करेंगे, एग्जाम में जोन सा भी तरीका है आप कर देना, नहीं आता तो जिससे आप कंफर्टेबल हो वो कर देना। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे हमें p की वैल्यू जो है वो 25 दे रखी है, बट हमें x की वैल्यू नहीं गिवन है, तो सबसे पहले तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब मैं यहाँ p की वैल्यू रखूंगी 25, इसका रूट करूंगी x प्लस 20, 100 का रूट करके 10 मिलेगा, 25 का रूट करके 5 मिलेगा, इज इक्वल्स टू x प्लस 20, मेरे पास x आ जाएगा 30, ठीक है। अब मेरे पास p0 की वैल्यू भी है और x0 की वैल्यू भी है। ओके, नाउ टेकिंग द फर्स्ट मेथड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो हमें ये काम करना है, ठीक है। x0 हमारे पास कितना आया था, दैट इज 30, इंटू p0 हमारे पास था 25, माइनस 0 से x0 तक की लिमिट लेनी है, मतलब 0 से 30 तक की लिमिट लेनी है, और हमें अपना जो सप्लायर फंक्शन हमें दे रखा था उसको करना है इंटीग्रेट, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या था, दैट इज x प्लस 20 स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे पहले हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा 750, माइनस इसे इंटीग्रेट करके आएगा x प्लस 20 क्यूब अपॉन 300, ठीक है। और लिमिट हमारी चलती रहेगी 0 से 30 तक की। अब हम पहले एक बार 30 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे और फिर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं डालूंगी 30, x प्लस 20 में जब मैं 30 डालूंगी तो यहाँ हो जाएगा मेरा 50, माइनस 50 माइनस, और जब मैं x प्लस 20 में 0 डालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 20। ये यहाँ पे भी इसका भी क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब रहेगा, ठीक है। अब जब मैं इसे और फर्दर सॉल्व करूंगी, मेरा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 360, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ x के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया, अभी मुझे p के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व करना है। तो देखो p के रेस्पेक्ट में कैसे सॉल्व होगा। देखो मेरा इस तरीके से ग्राफ था, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, p के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को ये रेड वाला एरिया चाहिए, तो मेरे को क्या, p0 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मेरे को p1 की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। और फिर मैं बस सिर्फ इस वाले एरिया का डायरेक्टली इंटीग्रेशन से एरिया निकाल सकती हूँ, सिर्फ इसका, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले p1 की वैल्यू चाहिए होगी, और उसके बाद मेरे को ये पूरे फंक्शन को जो कि x और p के टर्म में है, इसको p के टर्म में निकालना पड़ेगा। मतलब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा कि 100p रूट अपॉन वो माइनस 20, ऐसे करके कुछ ये मेरा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसे 100p में से बाहर लेना चाहूँ वैल्यू, तो ये आ जाएगा मेरा 10 रूट p माइनस 20 इज इक्वल टू x। अब ये पूरा फंक्शन मेरा p के टर्म में आ गया। एक काम तो हो गया, गेट द p1, मैं इस पूरे फंक्शन में x को रख दूंगी 0 और फिर जहाँ p1 की वैल्यू फाइंड करूंगी। तो चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास था 10 रूट p माइनस 20 इज इक्वल्स टू x को मैंने रखा 0, तो मेरे पास आया 10 रूट p इज इक्वल्स टू 20। मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर करूंगी, ठीक है, इसका और इसका दोनों का स्क्वायर, तो मेरे पास आएगा 100 p इज इक्वल्स टू 400। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास p आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है कि मेरा जो p1 है वो मेरे पास 4 आ गया। अब मुझे बस कुछ नहीं करना, मेरे को लिमिट लगानी है 0 से 25, वो सॉरी 4 से 25 तक की। और जो मेरा ये फंक्शन मैंने कैलकुलेट किया था, ये जो मेरा फंक्शन कैलकुलेट होके आया था, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मेरी लिमिट तो ऐसे ही चलेगी 4 से 25। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं p को ऐसे लिख सकती हूँ 1/2, ठीक है। अब एक पावर ऐड होती है, तो 1/2 में जब 1 प्लस करूंगी तो 3/2 आ जाएगा। अब ये मेरा नीचे डिनोमिनेटर में भी जाएगा, तो जब मैं इसे नीचे भेजूंगी तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये था रफ वर्क। तो देखो मेरा इंटीग्रेट करके आएगा 20 p टू द पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 20p, और लिमिट मेरी ऐसी ही चलेगी 4 से 25। अब एक बार मैं रखूंगी 25 p की जगह पे और दूसरी बार रखूंगी 4 और इसे सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे मैं लूंगी 20/3, 25 की पावर 3/2 माइनस 25, ठीक है। ये पूरा माइनस माइनस लगा के इसे सॉल्व करूंगी फिर से अब 4 के लिए। 4 की पावर 3/2 माइनस 24
और आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसे सॉल्व करना, आपके पास आंसर निकल के आएगा 360, जो कि दोनों में ही सेम है। मतलब जो हमारे एक्स के रिस्पेक्ट में हमने किया था या पी के रिस्पेक्ट में करो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। और इस तरीके से आपका जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो दोनों मेथड से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो पूरा थर्ड यूनिट है वो हो गया है कंप्लीट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, वीडियो को हाइप भी करना। और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।